हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर एट स्कोर प्लस, और आज मैं आपके सामने लाया हूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का लेक्चर 4। पिछले लेक्चर में बच्चों लेक्चर 3 में हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट झलक ले लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स में हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले तो हमने सीखा था कि डिटरमिनेंट होता क्या है। अ डिटरमिनेंट इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ओनली देन, सिर्फ तभी एक डिटरमिनेंट वैल्यू डिफाइन की जाती है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। अन्यथा अगर एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, माने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट डिफाइंड नहीं होता है बच्चों, राइट। सो अ डिटरमिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एकदम बेसिक 2x2 मैट्रिक्स हमने लिया था और हमने देखा था कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू AD माइनस BC होगी क्रिस क्रॉस करने से, राइट। फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, इस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू लाई जाती है। बहुत इजीली किसी भी 2x2 डिटरमिनेंट का आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, राइट। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, राइट। तो अगर यही वैल्यूज का एक मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और कल हमने ये सीखा था बच्चों, पिछले लेक्चर में लेक्चर 3 में हमने सीखा था कि एक 3x3 डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने के, वैल्यू निकालने के कुल 6 तरीके हैं, टोटल 6 तरीके हैं। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां बच्चों हमने देखा है कि किस तरीके से पहले रो को यूज करके, फर्स्ट रो को यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू ली गई है। और कल हमने सीखा था बच्चों, हर एक एलिमेंट पे एक वैल्यू, एक साइन असाइन किया जाता है एज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उन साइंस को यूज करके और उन वैल्यूज को यूज करके एक्सपांड करते हैं हम डिटरमिनेंट। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड किया जा रहा है बच्चों, तो प्लस A1 माइनस A2 और प्लस A3, और ये जो उसके साथ, इन सारे एलिमेंट्स के साथ जो मल्टीप्लाई किए गए हैं 2x2 डिटरमिनेंट्स, वो क्या होते हैं। जब हम A1 की बात कर रहे हैं तो A1 के कॉलम और A1 के रो को एलिमिनेट करने के बाद जो 4 बचे हुए टर्म्स हैं, उन टर्म का डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगा A1 से, प्लस A1 से। फिर माइनस A2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, A2 का रो और A2 का कॉलम एलिमिनेट करने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं, B1 B3 C1 C3, वो यहाँ पे। और सिमिलरली A3 के लिए कॉलम, रो और कॉलम एलिमिनेट करके B1 B2 C1 C2 वो यहाँ पे आएगा। और ये एक तरीका है बच्चों फर्स्ट रो को यूज करके 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए। और जैसा मैंने कहा कुल 6 तरीके हैं और 5 तरीके हैं। रो 2 को यूज कर सकते हो, रो 3 को यूज कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को यूज कर सकते हो। और कल हमने इस बात पे भी एम्फसाइज किया था बच्चों कि जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में ज्यादा जीरोज हो, अगर जीरोज हो तो उस रो या उस कॉलम को अटैक करना चाहिए, यूज करना चाहिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। यस बच्चों, तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, तो या तो आप पहले रो को यूज करो या तो आप तीसरे कॉलम को यूज करके इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू को ढूंढो, तो बहुत आसानी से वैल्यू मिलेगा और सेम वैल्यू मिलेगा क्वाइट नेचुरली, राइट। तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करने वाले प्रॉपर्टीज। फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है ना, तो उन दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू एब्सोल्युटली सेम होने वाला है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम है। आइए अभी अगले प्रॉपर्टी को एक बार फटाफट देख लेते हैं, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर एक मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल कॉमन है तो उसको आप बाहर ले सकते हो, एंड हेंस आप इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को लिख सकते हो एज, जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, पहले रो में 3 एक कॉमन स्केलर नंबर है तो वो 3 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे 1 2 और 6 लिखोगे, राइट।
1 2 और 6 लिखोगे, क्योंकि पहले रो के तीनों एलिमेंट्स में 3 कॉमन है तो वो 3 बाहर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से एक डिटरमिनेंट में से स्केलर को कॉमन लिया जाता है बच्चों। अब बाकी के जो 2 रोज हैं उनके एलिमेंट्स पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। और यहां पे आएगी बच्चों हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, विच इज द रेपिटेशन प्रॉपर्टी। और रेपिटेशन प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल हो, एब्सोल्युटली सेम हो कोई भी डिटरमिनेंट में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बन जाती है 0, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो रो 1 और रो 3 एब्सोल्युटली इक्वल है, 1 2 6 1 2 6। दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बच्चों। उसके बाद हमने स्विचिंग प्रॉपर्टी देखा, इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज करते हो या फिर किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, तो जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट से, करेक्ट। और अगर आप ऐसे चेंजेस 2 बार या 4 बार करते हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। हमने ये लिखा भी था बच्चों कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस sign remains the same, and odd number of changes the sign becomes negative of the original। तो जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहां पे जो है कॉलम 3 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 18 5 1। बट अगर आप नोटिस करोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 3 2 5 और 6 - 1 8, 6 - 1 8 और 3 2 5 इंटरचेंज हुए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2। इस वजह से ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू नेगेटिव होगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट से, करेक्ट। यस। अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं बच्चों, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। उल्टी चीज है, अगर हम एक स्केलर को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर जाके किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम, राइट। वापस से एक बार सुन लीजिए बच्चों, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 5 - 7 एनी नंबर, राइट, तो वो नंबर अंदर जाके, ये सेकंड प्रॉपर्टी का उल्टा प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी पिछले पेज पे, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, वहां पे स्केलर कॉमन प्रॉपर्टी, वहां पे अगर एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट्स में अगर एक नंबर कॉमन है तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। उसी तरीके से एक कॉमन नंबर को जब हम अंदर डालेंगे तब वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में से सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं, कल भी हमने ये चीज देखा था बट एक बार फटाफट देख लेते हैं। आज जो है थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 लैम्डा 8 लैम्डा एंड लैम्डा, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेंगे। 3 6 18 2 - 1 5, राइट। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर एक रो में एक नंबर कॉमन है तो उसको बाहर लाया जा सकता है, वैसे ही उस नंबर को अंदर डाल के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि थर्ड रो पे ही मल्टीप्लाई हो, वो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स पे भी हो सकता है, या तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स पे हो सकता है, या तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, या तो थर्ड कॉलम। इट हैज टू बी ओनली वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि किसी भी एक रो या तो किसी भी एक कॉलम, राइट, सब चीजों पे नहीं कर सकते। कम ऑन, तो अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ये सबसे स्टार प्रॉपर्टी है बच्चों काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और यहां पे हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है, और यहां पे हमने देखा था कि ये कॉलम 1 इज ट्रांसफॉर्म टू, पहला जो कॉलम है A1 A2 A3, स्टेप बाय स्टेप सोचिए बच्चों हमने कैसे किया था। कॉलम 1 ट्रांसफॉर्म्स टू कॉलम 1 प्लस अल्फा टाइम्स कॉलम 2 प्लस बीटा टाइम्स कॉलम 3। इन केस अगर आपको ये समझने में डिफिकल्टी आ रही हो तो ये हो सकता है कि आपने पिछला लेक्चर उतने ध्यान से देखा नहीं है, या तो देखा नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप वो लेक्चर डिटेल में देखें और ये प्रॉपर्टी किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है वो एक बार ध्यान से पढ़ें, राइट। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है बच्चों, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो C1 कॉलम 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है बच्चों, कॉलम 2 और कॉलम 3 पे नहीं हो रहा। इसका मतलब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को वैसे का वैसा डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड डिटरमिनेंट में। फिर उसके बाद कॉलम 1 पे आते हैं जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है और वो बन जाता है ओरिजिनल वैल्यू। तो A1 ओरिजिनल वैल्यू A1 प्लस अल्फा टाइम्स कॉलम 2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉलम 3।
तो बीटा टाइम्स C1, और उसी प्रकार से ये बाकी के दो एलिमेंट जो हैं कॉलम 1 के वो भी रीडिफाइन होते हैं, राइट। तो A2 बन जाता है A2 प्लस अल्फा टाइम्स B2 प्लस बीटा टाइम्स C2, और इसी तरीके से तीसरा A3 भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है बच्चों कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस को, इन तरीके के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस को जब आप अप्लाई करोगे, जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू एब्सोल्युटली सेम होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट से। करेक्ट बच्चों। तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी। उसके बाद काफी सिंपल प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है तो आप स्प्लिट कर सकते हो दो डिटरमिनेंट्स में, राइट। बाकी के जो दो कॉलम्स है जहां पे वो स्प्लिट नहीं है वो वैसे के वैसे रहेंगे। पहले कॉलम में स्प्लिट है तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरीके से स्प्लिट होगा, राइट। तो उसके बाद आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी बच्चों कि किस तरीके से एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी भी डिटरमिनेंट को जो वेरिएबल फॉर्मेट में है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बेसिकली एक ऐसी टेक्निक लगानी है कि आप एक रो को कांस्टेंट कर दीजिए, राइट। तो A1 A2 जो है कांस्टेंट हो जाएगा और उसमें ये दोनों टर्म्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे, प्लस फिर और एक डिटरमिनेंट आएगा जहां पे A3 A4 कांस्टेंट रहेंगे और A1 A2 डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे हमने रो बाय रो डिफरेंशिएट किया वैसे ही आप कॉलम बाय कॉलम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे आप कह सकते हैं कि A2 A4 को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, सेम रखा है। कांस्टेंट मतलब दे हैवंट चेंज्ड एनीथिंग इन द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट पहले कॉलम में हमने दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया है। प्लस अब उल्टा करेंगे, दूसरे डिटरमिनेंट में पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है और दूसरे कॉलम में दोनों एलिमेंट्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे। यस बच्चों, और इस पर्टिकुलर आइडिया पे हमने ये एग्जांपल भी लिया था। यस बच्चों, तो आज After all this knowledge of determinants, now it's time to move on to the next topic. अगले टॉपिक पे बढ़ने की बारी आई है और वो है adjoint of a matrix. आज हम adjoint of matrix के बारे में सारी चीजें सीखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई adjoint क्या है। इनफैक्ट adjoint बिल्ड करने से पहले हम कुछ छोटे ऐसे चीजें सीखेंगे जिससे हमें adjoint को समझने में ज्यादा आसानी होगी, और वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, और उसके बाद हम बिल्डअप करेंगे बच्चों टुवर्ड्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जैसे मैंने कही, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को समझते हैं। बच्चों हमने आइडियली ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फ्लो में रखा है ताकि आपको एनसीईआरटी को भी कनेक्ट करने में आसानी हो, मजा भी आए, और जैसे आप चीजें यहाँ पे सीखोगे कंसेप्चुअली वैसे ही आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी लगा सकते हो, जिससे आपका जो है बोर्ड्स भी पक्का होता जाए, जो कि काफी जरूरी है, राइट। एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, हमेशा ये चीज याद रखिएगा बच्चों कि जेई सिलेबस और जेई मींस का एग्जाम एंटायरली डिपेंडेंट है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे। रूट्स जो हैं उसके एनसीईआरटी से ही जन्म लेते हैं, बट उसके बाद ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस विल नेचुरली वेरी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, इनफैक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी पाए जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट उनके रूट कॉन्सेप्ट्स जरूर एनसीईआरटी से हैं। तो एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक्सरसाइजेस लगाना स्पेशली फॉर अ बोर्ड स्टूडेंट काफी ज्यादा अहमियत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं, माइनर्स को समझते हैं, राइट। अब ये जो थिएट्रिकल डेफिनेशन है, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में से उठाया गया है, आप ये जरूर पढ़ें, बट मैं थोड़ा सा अलग किस्म का तरीका अपनाना चाहता हूं जहां पे हम एक एग्जाम्पल ले और इस चीज को समझे और फिर डेफिनेशन पे आए, जैसा मैं जनरली करने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है वो करना ज्यादा आसान है, राइट। तो एक बार देखते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट है। हमेशा ये बात याद रखिएगा बच्चों, काफी नेचुरल सी बात, कि हर एक डिटरमिनेंट का एक मैट्रिक्स होता है, राइट। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि अगर हमें डिटरमिनेंट की बात करनी है तो हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, करेक्ट। तो जब मैं इस डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं तब ऑफ कोर्स इसका एक मैट्रिक्स भाई है, राइट, जो सेम है बिल्कुल, बस हमें इसको इस तरीके से लिखना है तो वो उसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आप ये इस मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हो या फिर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हो
याद रखना कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, राइट। यस, अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं तो वो कैपिटल ए है या कैपिटल बी है, और जब मैं ऐसे वर्टिकल डंडे लगाऊं वो बॉक्स को निकाल के, तब वो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, तब वो वर्टिकल बार्स कैपिटल ए, वर्टिकल बार्स कैपिटल बी, उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों माइनर के बारे में। तो जैसा हम बोल रहे थे, एक डिटर्मिनेंट में या फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का एक करस्पॉन्डिंग माइनर होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम A23 इस एलिमेंट का माइनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां से हम सीखेंगे कि माइनर होता क्या है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को लोकेट कर लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं A23, राइट। A23 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये चीज हम डिटर्मिनेंट एक्सपांड करते समय, डिटर्मिनेंट की वैल्यू करते समय कर चुके हैं, राइट। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो फील है, वो काफी सिमिलर है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है या फिर बाद में कोफैक्टर भी निकालना है, तो वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है। आपको उस एलिमेंट पे आपका पेन रखना है, उसका रो एलिमिनेट करना है, उसका कॉलम एलिमिनेट करना है, और उसके बाद बच्चों जो ये चार एलिमेंट्स बचते हैं, यही तो सिमिलर प्रोसेस था डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसी सिमिलर प्रोसेस को यूज करके जो ये चार एलिमेंट्स बचते हैं, A11, A12, A31 और A32, इससे जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको हम माइनर कहेंगे, और उसको लिखेंगे एज कैपिटल M23, कैपिटल M23 लिखेंगे बच्चों। और वो वैल्यू होगा माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, और वो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स, राइट। और यहां से हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि काफी आसान है किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना व्हेन इट कम्स टू अ 3x3 मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी 3x3 मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग 3x3 डिटर्मिनेंट में आप माइनर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए तो अब माइनर समझने के बाद इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं एज कोफैक्टर, और जो हम बात कर रहे थे बच्चों वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डेफिनेटली पढ़ें इसको। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है, बहुत सारी मैथमेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज जो पल्ले नहीं पढ़ रही, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जब तक आप ये प्रोसेस समझते हो और जब तक आप ये प्रोसेस अप्लाई करके प्रैक्टिस करके प्रॉब्लम्स में धमाका मचा सकते हो, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो चलिए, हमें ये पता चल गया कि माइनर क्या है। अब फटाफट ये जान लेते हैं कि कोफैक्टर क्या है। बच्चों अगर आपको याद है तो हमने ऑल्टरनेट साइंस दिए थे, याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जब वो साइन हम माइनर पे लगाएंगे, हमें उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, फॉर्मूला में भी कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला भी मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बट एक बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये वाला हिसाब याद रखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि A11 ये जो एलिमेंट है ना, इसका माइनर जो भी आएगा वही उसका कोफैक्टर भी होगा, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन जुड़ा हुआ है, राइट। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसके साथ माइनस साइन जुड़ा हुआ है, तो जो वैल्यू इसके माइनर की होगी उसकी नेगेटिव वैल्यू उसके कोफैक्टर की होगी, राइट। तो बस सिंपल यही हिसाब चलेगा बच्चों। अब इस फॉर्मूला पे आते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूला की वैलिडिटी भी समझ में आ जाए। अब कोफैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पे माइनस है बच्चों, ठीक है। ये हिसाब से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि A23 ये जो एलिमेंट है, A23 ये जो एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर है वो इसके माइनर का नेगेटिव होगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोफैक्टर ऑफ 23 इज माइनस ऑफ M23,
मतलब ये जो एलिमेंट है A23, इसका जो भी माइनर का वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव वैल्यू होगा उसका कोफैक्टर, राइट, उसका नेगेटिव वैल्यू होगा कोफैक्टर। और ये हमने कैसे कंक्लूड किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे माइनस आ रहा है तो कोफैक्टर माइनस बन जाएगा माइनर का, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की वैलिडिटी देखते हैं बच्चों, इस फॉर्मूला की वैलिडिटी देखते हैं। यहां पे ये बताया जा रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट, उसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं C23, ठीक है। C23 इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला फॉलो करे बच्चों तो -1 रेस टू आई प्लस जे, -1 रेस टू आई प्लस जे, -1 रेस टू द रो नंबर प्लस द कॉलम नंबर, -1 रेस टू द रो नंबर प्लस द कॉलम नंबर आई प्लस जे M23, राइट। अब आपको फील आएगा बच्चों कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों है, वो बस इस वजह से है क्योंकि जब भी आपका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर एक नेगेटिव नंबर आता है, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर माने आई प्लस जे जब नेगेटिव आता है तब -1 रेस टू सॉरी आई प्लस जे जब ऑड आता है बच्चों तब -1 रेस टू ऑड विल गिव यू अ नेगेटिव साइन, राइट। सो 2 + 3 = 5, -1 रेस टू 5 इज -1, और तब जाके बच्चों तब जाके आपका कोफैक्टर जो है C23 माइनस ऑफ M23 हो जाता है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड मान लीजिए हम A31 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, A31 के बारे में बात कर रहे हैं, तब -1 रेस टू 3 + 1 = 4, राइट, and -1 raised to an even power will give you a +1, right। -1 raised to 3 + 1, -1 raised to even number हमें एक +1 देगा, और इसका मतलब ये है कि वहां पे कोफैक्टर माइनर के बिल्कुल बराबर है, इसीलिए यहां पे वो हम प्लस साइन लगाते हैं। तो आई होप सब लोगों को वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये अल्गोरिदम की फील आ गई है। उससे आप थोड़ा ज्यादा तेजी से, थोड़ा ज्यादा फटाफट माइनर्स और उनके कोफैक्टर्स निकाल सकते हो बिना किसी फॉर्मूला के झंझट में पड़ते हुए, राइट। तो आई होप सब लोगों को क्लैरिटी आ गई है बच्चों, राइट, आई होप सब लोगों को क्लैरिटी आ गई है, राइट। अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब बच्चों इसके बाद हम थोड़े से जो है रियल चीजें देखेंगे, अप्लाई करेंगे ये फंडे जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझने के बाद जो है एक क्विक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक्चुअली जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम कोफैक्टर ढूंढना चाहते हैं बच्चों A12 का। तो एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और इस एलिमेंट की बच्चों, इस एलिमेंट की कोफैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा -1 रेस टू आई प्लस जे, तो 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। बट दूसरा तरीका क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो इस पे माइनस आ जाता है। तो हमें पता है कि यार जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव होगा माइनर के, तो अभी हमें सिर्फ माइनर ढूंढना है, नेगेटिव लगाना है और हमें कोफैक्टर आ जाएगा, करेक्ट। अब माइनर क्या था, अगर आपको याद है बच्चों, तो माइनर हमने अभी अभी ढूंढ के निकाला था। माइनर निकालने के लिए एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उसके रो और उसके कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट ले लो, वो आपका माइनर होगा। तो आइए वही करते हैं, -3 के रो को हटाते हैं, -3 के कॉलम को हटाते हैं, और जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं बच्चों उनका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो आ जाएगा आपका माइनर, उसके आगे माइनस, आ जाएगा आपका कोफैक्टर, राइट। सो आई होप सब लोग फटाफट इसकी वैल्यू निकाल चुके होंगे, 6, 4, 1 एंड -7, क्योंकि बच्चों एक 2 × 2 डिटरमिनेंट निकालना तो काफी हलवा सी चीज है, राइट। -42 - 4 इज -46, तो माइनस ऑफ -46 वैल्यू आएगा, और यहां से हम ये बता सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज +46, राइट। सो आई होप सब लोग इस तरीके से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल करेंगे वो चीज।
क्योंकि वहीं से हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो यस, आई होप सब लोगों को सुपर क्लैरिटी आ गई है कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। और अगर ये क्लैरिटी आ गई है बच्चों, यस 46 वैल्यू आया था हमारा, अगर ये क्लैरिटी आ गई है तो बढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। बिल्कुल चिंता मत करें, इस मोटा मोटा डेफिनेशन का जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बट जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ले, पहले एक जनरलाइज्ड आइडिया ले ले, प्रोसेस को समझे, फिर चाहिए तो आप डेफिनेशन पे आ जाओ, राइट। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, राइट, कैपिटल ए मैट्रिक्स है, और अभी तक हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, A11, A12, A13 ऑल द वे लॉन्ग टिल A33, इस तरीके से ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका रिप्रेजेंटेड है, राइट। अब हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन फाइंड आउट माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकालिए, यस। एक बार आपने माइनर निकाल दिया, देन वी कैन फाइंड आउट कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये दोनों चीजें हमने अभी अभी पढ़ी हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स, ठीक है। और उस नॉलेज के आधार पर हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। माइनर तो निकालेंगे, माइनर के बाद ही कोफैक्टर आएगा, बट कोफैक्टर जरूर निकाल सकते हैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है। और अगर मान लो उस कोफैक्टर को Cij कहने के जगह मैं कैपिटल Aij कह लूं, ठीक है, इजी रहेगा अगर आप Cij ही कहो, राइट। तो आप उसको यहां पे जो है C11, C12, C13 इस तरीके से भी कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कैपिटल ए और कैपिटल सी में कोई फर्क नहीं, आप यहाँ पे कैपिटल सी लिख लो, ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कोफैक्टर्स हैं, राइट। और इस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, इस मैट्रिक्स को बच्चों हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। तो वो यहाँ पे लिख देता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, हर एक एलिमेंट के जगह पर हम उसका कोफैक्टर लिखें। कोफैक्टर कैसे ढूंढना है हमने सीखा था, पहले माइनर, फिर उसके बाद -1⁻⁻j या फिर प्लस माइनस वाला हिसाब, और फिर कोफैक्टर आ जाएगा। तो उन कोफैक्टर्स को, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को उस एलिमेंट के जगह पे भर दो, तो जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। और बहुत सिंपल बात बच्चों, एक बार आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, तब उसका ट्रांसपोज लीजिए। जैसे ही आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका एडजॉइंट कहलाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये जो एडजॉइंट है बहुत काम की चीज है, ग्रेजुअली आप देखोगे। बट अभी के लिए इस पूरे प्रोसेस को समझे, ठीक है। ये यहां सारे सीज हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो पहला रो है, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 11, C11, C12 इज कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, C13 इज कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन चुका है, ध्यान से देखो, 11, 1, 2, 1, 3, 11, 1, 2, 1, 3 ऐसे आ चुका है। दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन चुका है, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन चुका है। तो इसका ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, वो अल्टीमेट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी इस ओरिजिनल मैट्रिक्स की, राइट। तो एक बार क्विक रिकैप मार लेते हैं जो हमने एडजॉइंट के बारे में पढ़ा। जो भी हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट का आप माइनर ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, जो हमने यहाँ पे पिछले पेज पे पढ़ा, माइनर किस तरीके से ढूंढना है हमने देखा। फिर हर एक एलिमेंट का इस फॉर्मूला को या फिर प्लस माइनस एल्गोरिथम यूज करके कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, राइट, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, तो हर एक एलिमेंट के जगह पर हम उसका कोफैक्टर लिखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी
उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहा जाएगा। और जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का, राइट? सो यस, आई होप एवरीवन इज सुपर क्लियर, एंड इफ यू आर, गो अहेड एंड अटैक। यस, अगर आप समझ चुके हो बच्चों, तो आई थिंक अब आप आसानी से निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। यस, तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या है? हर एक एलिमेंट का क्या ढूंढना है? कम ऑन एवरीवन, स्टेप नंबर 1 है हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर ढूंढे, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं M11 से शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर ढूंढेंगे हम कैसे? रो को एलिमिनेट करो, कॉलम को एलिमिनेट करो और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। 0, 4, 5 और -7, राइट? तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 0, -20। तो -20 इज द माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। और लगे हाथ नहीं, एक्चुअली बाद में करते हैं, ठीक है? पहले सारे माइनर्स निकाल लेते हैं, राइट? तो यस बच्चों, अब इसके बाद -3 का माइनर क्या आएगा? एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो। प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करते हैं M12 क्या आएगा बच्चों? माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, रो को एलिमिनेट, कॉलम को एलिमिनेट। 6 - 7 इज -42, -4 इज -46, राइट? तो ये हमने निकाला भी हुआ था, वापस से यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अब तुरंत आगे बढ़ते हैं बच्चों। M13, इस एलिमेंट का फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम। 30 - 0 इज 30। तो यहाँ पे 30 आ गया वैल्यू। फटाफट, कम ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। बीट करके दिखाओ मेरे से पहले, फटाफट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया, कम ऑन। अब इसके बाद M21, M22, M23 और फिर उसके बाद M31, M32 और M33, ठीक है? ये सारे वैल्यूज निकालें फटाफट, राइट? M21 ये है एलिमेंट, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम। 21 - 25 -4, 21 - 25 -4। अब M22 इस 0, इस एलिमेंट का माइनर भी होगा। एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम। -14 - 5, -14 - 5 -19 आएगा, राइट? अब आगे 2, 3, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, इस 4 की बात करते हैं। एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम। 10 - 3, 10 + 3 इज 13, राइट? 10 + 3 इज 13। आई होप आप फटाफट इस चीज को निकाल पा रहे होंगे। कुछ बच्चे अगर निकाल चुके हैं ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया। M31, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो। -12 आएगा क्योंकि -12 0, राइट? अगला इसका एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो। 8 - 30 -22। उसके बाद M33 आखिरी में 0 -18, तो दैट्स +18। और इस पूरे फिगर आउट करने के बाद, सारे एलिमेंट्स का माइनर फिगर आउट करने के बाद, उन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना काफी आसान हो गया है बच्चों अभी, राइट? क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। ऑफ कोर्स आप फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोफैक्टर ऑफ दिस इज -20। यस, प्लस माइनस, तो पहला प्लस ही है। कोफैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज माइनस ऑफ -46, सो दैट्स +46। कोफैक्टर ऑफ 13 प्लस माइनस प्लस, तो इट्स +30 अगेन, राइट? सो प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -4 इज +4, ठीक है? माइनस, फिर उसके बाद प्लस, तो ये -19, 2, 3, फिर से प्लस आएगा। एक सेकेंड, नहीं, फिर यहाँ माइनस आएगा तो -13 हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, हम प्लस एज इट इज, माइनस, तो माइनस ऑफ -46 प्लस, फिर ये प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो ये आ गया प्लस, सेम माइनस, तो -13, फिर C31, C32 और C33 के वैल्यूज निकाल सकते हैं फटाफट प्लस माइनस प्लस करके। तो -12 का -12 ही रहेगा, -22 का माइनस ऑफ -22 हो जाएगा बच्चों, +22, और ये -18 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बच्चों सारे
कोफैक्टर्स आ चुके हैं जिससे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, CF मैट्रिक्स आप कह सकते हो उसको। और कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा बच्चों, हर एक कोफैक्टर को उसके एलिमेंट के जगह पे रख दो। तो -20 इसका कोफैक्टर है, 2 का कोफैक्टर है तो उसके जगह -20, फिर 46, फिर 30, फिर 4, फिर -19, -13, -12, 22 एंड -18, राइट बच्चों। और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कड़क होती जाएगी, आपको आदत लगता जाएगा एडजॉइंट आसानी से निकालने का, तब आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ गए, आप जो है तभी का तभी ट्रांसपोज करना शुरू कर सकते हैं। ये जो पहले 3 नंबर्स हैं, ऐसे लिखने के जगह ऐसे लिख दो, है ना, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, हमने अब भी पढ़ा कि एडजॉइंट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सही बोल रहा हूं कि नहीं बच्चों? यस। तो अब भी हमने पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, राइट। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, पहले रो को पहले कॉलम में लिखिए। तो वही मैं कहने वाला था कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनको जो आप पहले रो में लिख रहे हो, उनको पहले कॉलम में लिख दो। सो -20, 46 एंड 30, राइट। हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम में बन जाएगा। तो जो आप ये 3 एलिमेंट्स यहां लिखने वाले थे उनको ऐसे लिख दो, और जो आखिरी के 3 एलिमेंट्स आप ऐसे लिखने वाले थे उनको ऐसे लिख दो। स्टेप स्किप हो गया, राइट। तो ये बच्चों आया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। सो आई होप क्लैरिटी है बच्चों कि एडजॉइंट ढूंढना कैसे है। हमने एक सॉलिड सा एग्जांपल भी लिया, डिटेल में देखा। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकाले, फिर प्लस माइनस वाला हिसाब लगा के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले, उनको हर कोफैक्टर को एलिमेंट के जगह पे डाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, जिसका ट्रांसपोज करके हमें मिला एडजॉइंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यस बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इन सारे फॉर्मूलेज में से कई सारे फॉर्मूलेज के डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है। कुछ जो हैं उनके प्रॉपर्टीज, कुछ जो हैं उनके डेरिवेशंस कभी कभार पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि बोर्ड्स की तैयारी करते समय प्रूफ को एक बार अच्छे से समझ ले, उससे आपका कंसेप्ट और तगड़ा हो जाएगा। पर हम यहाँ जेई में इन फॉर्मूलेस को एक बार देख लेंगे, नजर मार लेंगे, समझ लेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके एप्लीकेशंस को देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमारे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, इस चीज को देखेंगे और हमारे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट को और इंप्रूव करेंगे। तो आइए फटाफट पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि जब आप एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, तो यहां मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हो रहा है, और पहला मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है खुद वो ओरिजिनल ए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज सेम एज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जनरली हमने देखा था बच्चों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है। जब आप एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हो, तब आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, इट डज नॉट मैटर, इट विल गिव यू द सेम वैल्यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि मान लो I'll just give you an idea. For example, if A is a 3x3 matrix, so basically it's a square matrix of order 3, right? अगर A एक square matrix है order 3 का, इसका मतलब उसका adjoint भी 3x3 होगा। काफी नेचुरल सी बात है, हमने देखा भी है उस चीज को, राइट। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान से देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच विल नेचुरली बी 3x3, राइट। क्यों होगा 3x3? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे 2 3x3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 कैंसिल, रिजल्टेंट आपका 3x3 आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की ही होगी। और हम जानते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं,
अब याद करो बच्चों, हमने सीखा था, मुझे क्लियरली वो एग्जाम्पल भी याद है, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 और हमने बोला था कि भाई जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होता है, ये 5 अंदर कूद के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसे डिटरमिनेंट्स में नहीं होता बच्चों, डिटरमिनेंट्स में कोई भी कांस्टेंट अंदर जाके किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम को हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। बट मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ये जो स्केलर मल्टीपल है अंदर कूद के हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और वो फंडा जब हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, ये जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जीरोस के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं होगा, मॉड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू जीरो विल गिव यू नथिंग, बट यहाँ पे जो है 1 इंटू दैट विल गिव यू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये अंदर जाएगा और बाकी के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो ही रहेंगे, राइट। तो ये आपका आउटपुट आएगा बच्चों फॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट, अगेन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपने निकाल लिया, कैसे निकालना आपको पता है, बट ये फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n - 1। अब वापस याद रखिए, n इज नथिंग बट द ऑर्डर, n इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अगर आपका मैट्रिक्स जो जनरली 3x3 में है, राइट, तो ऑर्डर 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ए, जैसे भी आप कहना चाहते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू 3 - 1 रेज टू 2 आएगा बेसिकली, राइट। तो ये फॉर्मूला काफी काम आता है बच्चों, पूछा जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी इस फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, तो कीप अ नोट ऑफ दिस, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वापस रिवर्सल लॉ से जुड़ा हुआ है बच्चों। अगर आपको याद है, हमने ये रिवर्सल लॉ जो है पढ़ा हुआ था पहले, राइट। तो ट्रांसपोज में हमने ये पढ़ा हुआ था, राइट। तो वही फंडा एडजॉइंट में भी लगेगा। अगर दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाइड हैं उनका हम एडजॉइंट ले रहे हैं, तो फिर आप उसको एडजॉइंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू एडजॉइंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाद में इस तरीके से लिख सकते हो, और इसे वापस रिवर्सल लॉ कहा जाएगा, जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, राइट। और इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दो मैट्रिसेस के लिए रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, 3 4 या अनगिनत नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाइड होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो इसी बात पे मैं एक क्विक एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब एक जनरलाइज 4 मैट्रिसेस के ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी, अगर मैं ऐसी बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। देखो एब्सोल्युटली रिवर्सल लॉ अप्लाई किया गया है, यहाँ पे सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, डी का एडजॉइंट पहले, फिर सी का, फिर बी का, और फिर ए का, उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, करेक्ट। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ द रिवर्सल लॉ, राइट। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आई थिंक कोई खास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हमने यहाँ पे देख लिया। पर अगर हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं, अगर हम एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 है ना, अगर हम एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आएगा ना बेटा, तो 0 into anything will give you 0 matrix। तो it's nothing new, this formula is not new, this is just a कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट। जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखा उसका कंटिन्यूएशन है, सो टू से स्पेशल केस है, सो टू से। अगर मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 0, राइट। तो एक बार मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि फिर क्या होगा, आप सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ते रह जाओगे। पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवर्सल लॉ ये काफी जनरलाइज चीज है, ट्रांसपोज में भी लगता है, एडजॉइंट में भी लगता है, और आगे जाके आप देखोगे बच्चों तो इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ लगेगा। तो ये एक सिंपल चीज है, तो इसीलिए मैं मार्क करके रख रहा हूं, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए जेईई मेंस में इस तरीके का, राइट। क्योंकि जेईई मेंस को हमेशा आदत है बच्चों, जब भी एग्जाम सेट होता है कुछ ना कुछ नया गूगली फेंकने का, यू शुड बी रेडी फॉर इट।
फोर्थ प्रॉपर्टी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट एज आई सेड, बट उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2, वापस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू a, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। उसके बाद वाली प्रॉपर्टी अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, adjoint of A transpose is adjoint of A the whole raised to transpose। तो ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज पहले करो और फिर adjoint करो, राइट, तो वो हिसाब सेम होगा अगर आप पहले एडजॉइंट करो और फिर ट्रांसपोज लो, राइट। यहां पे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है, फिर एडजॉइंट लगाया जा रहा है, यहां पे पहले एडजॉइंट लगाया जा रहा है और फिर ट्रांसपोज, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट। सेवेंथ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसको एक फैक्ट की तरह ले लीजिए, अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमने यहां पे देखी थी बच्चों प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 इंटू ए। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 द होल स्क्वायर। अगेन ये सारे प्रूफ्स हैं आपके एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो, बट धीरे धीरे इस फॉर्मूलेस को याद रखना भी सीखो ताकि प्रॉब्लम एप्लीकेशन जो है सुधरती चली जाए, राइट। तो एक बार फिर से इन दोनों को देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 टाइम्स ए। adjoint of A is determinant of A raised to n-2 times A। साथ में बोलो बच्चों एक बार, adjoint of A is equal to determinant of A raised to n-2 into A। अब into A क्यों है? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है, तो इसके आगे मैट्रिक्स होना चाहिए, तो वो क्या मैट्रिक्स है? ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब इसी चीज का जब आप डिटरमिनेंट लोगे, डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A, इट्स डिटरमिनेंट ऑफ A raised to n-1 the whole square, तो n-1 the whole square, राइट। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। आई होप मैंने स्टार मार्क किया है, यस। तो कुछ प्रॉपर्टी जो हाईली इंपॉर्टेंट है, राइट। adjoint of A raised to m is adjoint of A raised to m, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी, बट जानना अच्छा है कि अगर A raised to 5 है, उसका adjoint निकाल रहे हो तो भाई आप पहले adjoint A का adjoint निकाल लो, फिर उसको raised to 5 कर लो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। adjoint of K टाइम्स है, अगर आपका मैट्रिक्स एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है कुछ इस तरीके से, K का वैल्यू मान लो 5, तो वो बाहर आ जाएगा 5 raised to n-1 देगा। मान लो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, सो 5 raised to 3 - 1 5 स्क्वायर 25 टाइम्स adjoint of A। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। adjoint of an identity matrix is the same matrix, adjoint of null is null, adjoint of symmetric matrix is symmetric matrix। again facts, A is singular तो adjoint of A का डिटर्मिनेंट 0, adjoint of triangular is triangular, राइट। सो ये काफी सारे फैक्ट्स और कंक्लूजन्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, तो आप प्लीज उनको एक बार प्रॉपरली देखें। साथ में सब लोग एक बार गाते हैं बच्चों सारे फॉर्मूलेज। adjoint of A into A is same as A into adjoint of A, and that is nothing but determinant of A टाइम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अंदर घुसने के बाद ऐसा होता है क्योंकि कोई भी नंबर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, adjoint of A का मैग्नीट्यूड, adjoint of A का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू n-1। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A इज डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू n-1। adjoint of A भी रिवर्सल लॉ, सिंपल, बोलने की जरूरत नहीं है। adjoint of A determinant of A raised to n-2 times A, adjoint of A determinant of A raised to n-2 times A, और इसी चीज का डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A is determinant of A raised to n-1 the whole square। हाल फिलहाल में आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इस फॉर्मूले पे सवाल आया था डायरेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ट्रांसपोज बाहर चला जाता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स से तो वो बाहर आके रेज टू n-1 टाइम्स adjoint of A। और बच्चों अगर ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए हों तो आई थिंक हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हमने यार 3x3 का तो देख लिया कि किस तरीके से adjoint निकालना है, 2x2 का सिमिलर प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में भी हम एक शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे पहले सीधा प्रोसेस देख लेते हैं, टेक्निकल प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शॉर्टकट की, ठीक है। यहां पे पहले मैं कुछ देख लेता हूं, ओके, ठीक है। तो पहले
पहले तो यार हम नॉर्मल तरीके से एडजॉइंट निकाल लेते हैं, राइट। तो M11 क्या है, M12 क्या है, M21 क्या है और M22 क्या है, ये आपके माइनर्स हैं बच्चों। अगर मैं इस एलिमेंट के बारे में बात करूं तो एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम, 10 आपका माइनर है फॉर दिस एलिमेंट। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं 4 इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसका रो कॉलम हटा दो, 8 विल बी द माइनर, राइट। M21 इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो, 4 का डिटरमिनेंट इज 4, तो ये आपका माइनर है। और जब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 5 आपका माइनर है, राइट। 2 क्रॉस 2 में चीजें काफी आसान है, राइट। अब इसके बाद हम इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। C11 देखो, रो प्लस कॉलम I प्लस J इवन है, तो -1 रेस टू इवन इज प्लस, तो यार आपका ये जो कोफैक्टर है सेम रहेगा। यहाँ पे जो है सम आपका ऑड है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस में ऑल्टरनेट वाला हिसाब नहीं चलेगा। -1 रेस टू I प्लस J वाला देख रहे हैं हम लोग चीज, तो यहाँ पे 1 + 2 ऑड है, -1 रेस टू ऑड इज -1, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा, राइट। यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा यहाँ भी, क्यों? क्योंकि 2 + 1 I प्लस J इज 3 is odd, -1 raised to 3 is negative, negative of minor will be the cofactor in this case, but last case में वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 I plus J 4 है, even है, -1 raised to 4 is +1, so cofactor is same as the minor। इसका मतलब यहाँ से हम cofactor matrix निकाल सकते हैं, which is 10, -8, -4 and 5, right? और उसके बाद हम जब उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब हमें क्या आएगा, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम और दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, करेक्ट। और यही चीज यहां पे लिखी हुई है, यस, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, यस, जस्ट विथ अ बिट ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल मिस्टेक। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यार यहाँ पे भी हमें इसको मैट्रिक्स की तरह लिखना चाहिए, नॉट एज अ डिटरमिनेंट, राइट, क्योंकि यार ये मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ये मैट्रिसेस हैं जो डिटरमिनेंट से कनेक्टेड है। डिटरमिनेंट्स के सारे फंडे हमने पढ़ लिए, बट डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ना कि सिर्फ कैपिटल ए। जब आप सिर्फ कैपिटल ए लिख रहे हो तब उसका मतलब जो है आप एक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हो, और ये वो मैट्रिक्स है और ये उसका एडजॉइंट है बच्चों, जो हमने प्रोसेस से निकाला है। स्टेप नंबर 1 माइनर, स्टेप नंबर 2 कोफैक्टर, स्टेप नंबर 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स, स्टेप नंबर 4 ट्रांसपोज इट टू गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ अभी आप शॉर्टकट की तरफ ध्यान दें बच्चों, यहां पे आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो, ओरिजिनल मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या चीज नोटिस कर रहे हो। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और एडजॉइंट में आप क्या नोटिस कर रहे हो। तो अगर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ABCD है, अगर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ABCD है, तो एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट क्या होगा, शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 और 10 जो है आपस में अदला बदली कर चुके हैं बेटा, 5 और 10 जो है आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, तो ये जो A और D है आपस में इंटरचेंज होके ऐसे होंगे, राइट। तो ये पहला शॉर्टकट है, 1 और 4 को इंटरचेंज कर दो, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 1 और 4 को इंटरचेंज कर दो एडजॉइंट निकालने के लिए। अब उसके बाद 4 की जगह पे -4, 8 की जगह पे -8, बहुत सिंपल। तो B और C को मत हिलाओ, बस उसके आगे माइनस साइन चिपकाओ। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस बच्चों, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप A और D को इंटरचेंज कर दो, और सेकेंड स्टेप B और C को कुछ मत करो, बस माइनस चिपका दो और आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ये पूरे प्रोसेस से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ शॉर्टकट दैट यू कैन यूज, राइट, यस। सो शॉर्टकट है ये 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट फॉर 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट, राइट। तो आई होप सबको ये क्लैरिटी आ गई है। तो यस बच्चों, अगर क्लियर हो चुका है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आइए फटाफट कपल ऑफ प्रॉब्लम्स उठाते हैं। जेईई मेन 2015 का प्रॉब्लम है, एक आसान प्रॉब्लम है, थोड़े से बेसिक्स पे काम करना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं। सोचिए और इस सवाल को क्रैक कीजिए बच्चों, कम ऑन, फटाफट, गिव योर बेस्ट, यस, कम ऑन। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है बच्चों, और 5 टाइम्स एडजॉइंट A, ये मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है, करेक्ट। तो अब
टेम्पररीली इस डिटर्मिनेंट को भूल जाओ, सिर्फ इस मैट्रिक्स के बारे में बात करो, 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। सो आपको नहीं लगता कि एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पे कुछ वैल्यूज हैं, यहां पे कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, बट हर एक वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, हर एक वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, हर एक वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। मजे की बात यह है बच्चों कि अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, राइट। जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं बच्चों, जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तब ये मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट्स हैं उनको आप हटा सकते हो, और डिटर्मिनेंट में बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी एक रो में सारे एलिमेंट्स में अगर एक नंबर कॉमन है तो उसको आप एक बार बाहर निकाल सकते हो। तो आप जैसे देख रहे हो फर्स्ट रो में बच्चों 5 कॉमन है तो मैं 5 निकालूंगा बाहर, राइट, बट पॉइंट ये है कि सेकेंड रो में भी तो 5 है तो और एक 5 निकालूंगा बाहर, और थर्ड रो में भी तो 5 है तो 5 निकालूंगा बाहर। अब बताइए अंदर क्या बचेगा, अंदर वो सारे एलिमेंट्स बचेंगे ओरिजिनल वाले जो एडजॉइंट ए में थे, जो एडजॉइंट ए में थे। तो क्या मैं ध्यान से देखिए बच्चों, अभी क्या मैं इस चीज को 5 क्यूब टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ए कह सकता हूं? ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ए, बेग माय पार्डन, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, वापस से एक बार प्रोसेस गो थ्रू करते हैं। भले ही जेईई मेन का प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम सच में सिंपल है, थोड़ा सा इस पे लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, जो नंबर्स होंगे, जो क्या नंबर्स होंगे मुझे नहीं पता, आप रैंडमली कोई भी नंबर भी लिख सकते हो, राइट, बट हर एक एलिमेंट से, एडजॉइंट ए के हर एक एलिमेंट से 5 मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये 5 एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए के हर एक एलिमेंट से 5 मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से कुछ वो दिखेगा, ठीक है। और जब आप डिटर्मिनेंट लगाते हो, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी है बच्चों स्केलर कॉमन लेने की, ठीक है, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर हर एक एलिमेंट में एक स्केलर मल्टीप्लाइड है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं, पूरे मैट्रिक्स, पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में होता है, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो बाय रो होता है। तो या तो कॉलम बाय कॉलम, तो या तो यहाँ से 5 उठा लो, फिर बाद में यहाँ से 5, फिर यहाँ से 5, 3 बार 5 बाहर निकल के आएंगे। आप ऐसे ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो, 3 बार 5 बाहर निकल के आएंगे। अंदर क्या बचेगा, ये ब्लू डॉट्स बचेंगे, राइट, अंदर ये ब्लू डॉट्स बचेंगे। और वो ब्लू डॉट्स क्या हैं, वो ब्लू डॉट्स एडजॉइंट ऑफ ए के तो एलिमेंट्स हैं, 5 तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था फोकट में, है कि नहीं, अंदर तो एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं। तो अगर उस पे डिटर्मिनेंट लग रहा है तो क्यों मैं इसको 5 क्यूब टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्यों नहीं कह सकता, 5 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्यों नहीं कह सकता। और इसकी वैल्यू अगर 5 है और अगर इसकी वैल्यू 5 है, राइट, तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू 5 है तो क्या मैं ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसको मैं 5/5 क्यूब कह सकता हूं क्या? तो क्या मैं इसको 1/25 कह सकता हूं क्या? यहां तक पहले खुद को कंफर्टेबल कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है ब्लू डॉट वाला, उस पे 5 मल्टीप्लाई किया गया है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब उसके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाया है तो रो बाय रो हमने 5 कॉमन लिया है, या तो कॉलम बाय कॉलम ये आता है, एडजॉइंट के एलिमेंट्स अंदर रह जाते हैं, डिटर्मिनेंट तो 5 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 5 है, इक्वेट किया है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 1/25 आ रहा है, 5/5 क्यूब 1/25 आ रहा है। पर सवाल में क्या पूछा है, सवाल में हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं पूछा है, राइट। अगर आप देखेंगे 1/25 आ गया, देख के आंसर मार्क डी कर दो, राइट, गलत, बिल्कुल भी गलत। क्यों? क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं पूछा गया है बच्चों, हमें ए का डिटर्मिनेंट पूछा गया है। और हम ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमारे एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज से, राइट। यस, यही वाली प्रॉपर्टी है वो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट
is determinant of A raised to n minus 1 where n is the order of the square matrix, right? बहुत बढ़िया। तो अगर ये पता चल चुका है हमें, अगर हमें ये पता चल चुका है तो क्यों ना हम फटाफट जो है यहाँ पे वो प्रॉब्लम में वो आइडिया लगाएं और adjoint of A is determinant of A raised to n minus 1। अब ये n की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, n की वैल्यू है 3, राइट? तो यहाँ पे 3 - 1 आएगा। determinant of adjoint of A is determinant of A raised to 2, right? Determinant of adjoint of A is determinant of A raised to 3 - 1, which is determinant of A raised to 2. This is 1/25. तो अब मैं कह सकता हूँ कि determinant of A square is 1/25। और अब आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि भैया प्लस माइनस क्यों है हर एक ऑप्शन में। इसीलिए है क्योंकि इसके बाद आप स्क्वायर रूट करके ये बोल सकते हो कि determinant of A is plus minus square root of 1/25. So the correct answer is plus minus 1/5. फंटास्टिक क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है, जेईई मेन 2015 में आया हुआ है। और आप देख सकते हो कि कैसे 2 से 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्फ्यूज किए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मैट्रिक्स में कैसे एक नंबर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर डिटर्मिनेंट लेने के बाद कैसे रो बाय रो या फिर कॉलम बाय कॉलम बाहर आता है, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1 है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व किए गए हैं। तो फंटास्टिक बच्चों, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, आंसर लाने के बाद, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमने देखा था। जरूर हम फॉर्मूला वापस देखेंगे, वापस जाएंगे, बट ये बहुत ही इजीली डूएबल प्रॉब्लम है बच्चों, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बच्चों, राइट इसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी हमने देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1 स्क्वायर, राइट। इसका फॉर्मूला ऐसे आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-2 टाइम्स ए, राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का, क्या यही फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-2 टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-2 टाइम्स ए, राइट। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के तरीके कल के लेक्चर में भी हमने डिटेल में पढ़े, आज भी हमने क्विक रिवाइज किया। और हमने ये देखा था कि भैया अगर जीरो दिखता है तो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो मत, जीरो दिखता है तो उसको पकड़ो। तो या मैं पहले कॉलम को लेता हूँ या तो पहले तीसरे रो को लेता हूँ। चलो अभी के लिए कॉलम को ले लेते हैं, राइट। दिस इज प्लस माइनस, तो ये प्लस आएगा, ठीक है। तो इट इज +3 टाइम्स, eliminate the column, eliminate the row, -3 minus of -4, -3 minus of -4, so -3 + 4 फिर उसके बाद -2, eliminate the column, eliminate the row, -3 minus of -4, -3 minus of -4 is again -3 + 4, राइट। एंड जीरो के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, +0 टाइम्स ऐसे ही छोड़ दो। तो therefore determinant of A is equal to 3, this is 1 - 2 and hence determinant of A is 1, ठीक है। coincidentally determinant of A is 1। और जब वो चीज होती है बच्चों, जब वो चीज होती है तब हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 raised to 3 - 2, फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 1 raised to anything is 1 टाइम्स A। सो क्लियरली आपका आंसर ए है फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, जो ऑप्शन ए में है, राइट। सो आई थिंक फंटास्टिक, एडजॉइंट ऑफ ए पे बेसिक प्रॉब्लम्स हम देख पा रहे हैं, आंसर यहाँ पे ए है। तो यस बच्चों, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। और आप देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में एडजॉइंट का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फंडा बच्चों हम कल पढ़ेंगे, बट एक बार मैं क्विक लुक दे देता हूं आपको। ये सारी चीजें हम कल डिटेल में संक्षिप्त में बात करेंगे बच्चों। बट अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स ढूंढना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए आपने आज सीखा निकालना,
तो बस इन दोनों चीज़ को यूज़ करके आप डायरेक्टली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे बच्चों तो दो तरीके हैं इनवर्स निकालने के। पहला तरीका है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जो पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस हो सकता है। बोर्ड्स के लिए आपके काम आएगा, पर जेईई मेंस के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट द सेकंड अप्रोच। मैं जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से कहूंगा कि ये सेकंड अप्रोच जो फॉर्मूला ओरिएंटेड है उसको यूज करो, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट 100% क्लैरिटी के साथ बिना कैलकुलेशन मिस्टेक करे अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इनवर्स जल्दी ला सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल बच्चों कल पढ़ेंगे। तो कल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा लेक्चर 5। काफी मजा आएगा, क्योंकि जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आप कॉन्कर कर लोगे बच्चों, तब उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझना काफ़ी मज़ेदार भी होगा और काफ़ी हेल्प भी करेगा ये कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम जेईई मेंस सिलेबस बच्चों। तो कल मिलते हैं वापस इसी जोश इसी एनर्जी के साथ और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को फोड़ते हैं बच्चों। तो कम ऑन, रॉक ऑन, सी यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय, बाय।